Okay, very good. Good evening, all of you. Good evening, sir. Yes, very good evening. Okay, आवाज साफ आ रही सब लोगों को? Yes, sir. स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं फोटो हमने कर लिया था, उसके न्यूमेरिकल करने हैं। फिर ड्यूअल नेचर है, डी ब्रोगली इक्वेशन, उस पे कुछ न्यूमेरिकल हैं। और फिर जो है एटम की तरफ मूव करेंगे, एटम मॉलिक्यूल, एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ को। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कल के कुछ जो हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके कुछ न्यूमेरिकल और कर लेते हैं ताकि वो भी टॉपिक हमारा ठीक हो जाए। तो स्टार्ट करें? यस सर। ओके, Yes, sir. चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, द वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट if 2 photons each of energy 3.5 electron volt strikes an electron of aluminum, then बताओ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल, नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। डाटा नॉट कंप्लीट। क्या आंसर आएगा इसको? नॉट पॉसिबल। ठीक है, बाकी लोग क्या बोलते हैं? बाकी लोग क्या राय है इसमें? नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि एक फोटोन में बोलो बोलो। एक फोटोन की एनर्जी होनी चाहिए 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम। ओके, और उससे कम होगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अच्छा, थ्रेशोल्ड होनी चाहिए मतलब ना, कम से कम। यस सर। तो नॉट पॉसिबल इज द आंसर। ठीक है, नॉट पॉसिबल इज द आंसर। अच्छा, एक केस ये भी तो हो सकता है भी, हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो आज इसमें, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उसमें कोई क्वेश्चन आएगा आईआईटी का है वो। तो उसमें ऐसा कुछ है कि एक, मान लो अगर ऐसा कुछ हो, मान लो कंडीशन कि इलेक्ट्रॉन को आपने 3.5 दी और इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पहुंच गया अगली किसी और ऑर्बिट में, और फिर 3.5 मिली, फिर आउट हो गया, ये भी तो हो सकता है। ये पॉसिबल नहीं है? इसके लिए क्या कंडीशन है कि ऐसा नहीं होगा? 3.5 उसने अब्सॉर्ब कर लिया इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम ने, और इलेक्ट्रॉन जंप कर गया दूसरे ऑर्बिट में, वहां से बाहर निकल हाँ, गया। 3.5 से वो जंप कर गया, फिर दोबारा इस पे 3.5 की गिरी, और अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी तो हो सकती है एक। लेकिन ये होगी नहीं। इसके लिए ना क्या क्या आयनाइजेशन हाँ, क्या क्या लिमिटेशन है इसमें कि नहीं होगा ये?
उन्हें क्या ये कंडीशन होनी चाहिए कि ऐसा हो जाए? एक कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि भाई जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके पहुंचा यहाँ पे, तो उसी टाइम पे बिल्कुल एक दूसरा फोटोन गिरे, यहीं पे गिरे। एक तो ये कंडीशन है ही, है ना, कि एक फोटोन यहाँ गिरा है और दूसरा फोटोन यहाँ गिरे आके, तब जाके ये हो सकता है। एक तो बहुत टाइम, मैंने टाइम का बहुत सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा आपस में, टाइम को भी और स्पेस को भी, मैंने पर्टिकुलर उसी स्पेस पे उसी टाइम पे गिरे, है ना। एक तो ये है। ओके, और क्या पॉसिबल, और क्या है लिमिटेशन यहाँ पे? बताओ, आप लोग बताओ, ऐसे डिस्कस कर रहे हैं तो मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन का आंसर ये दिया हुआ है, लेकिन और क्या क्या कंडीशन हो सकती है ऐसे कि ये चीज हो जाए, जस्ट अगर फॉर ऐसे डिस्कशन। मतलब जैसे आपने बताया 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर तो मेरे ख्याल से अगर टाइम और स्पेस सिंक्रोनाइज्ड है तो फिर तो निकल जाना चाहिए। अगर सिंक्रोनाइज हो तो निकल सकता है, ठीक है। सर ठीक हो है तो वो तो, सकता है, पर स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग तो प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है इसकी, पर बहुत कम है। हाँ ठीक है, मान लिया मैंने, तो मैंने एक तो मान लिया कि एक तो फैक्टर ये है जो मैं बोल रहा हूँ, टाइम और स्पेस वाले प्रॉब्लम है ना। और क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? और भी कोई प्रॉब्लम है? बस यही प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके, पहली बात तो और ये क्या है हो कि सकता इलेक्ट्रॉन, है? क्या, बोलो बोलो। एक बात तो देखो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तब करेगा अगर दो ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप 3.5 होगा, तब ये एब्जॉर्ब करेगा इस फोटोन को। अगर दो ऑर्बिट के, किसी भी दो ऑर्बिट के बीच में 3.5 से मिल जाएगा, तब ये जंप करके यहाँ पहुंचेगा, अदरवाइज ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा ना। ये कंडीशन नहीं होगी इसकी, एब्जॉर्ब करके ऊपर नहीं जाएगा ये, ठीक है। आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी। वॉइस ब्रेक हो गई थी, अभी आ रही है? इस हिसाब से आ रही है। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन तब जंप करेगा यहाँ से यहाँ पे अगर इन दो ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो एक कंडीशन ये भी है कि इन दोनों ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, तब जाके कंडीशन आएगी। तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि 3.5 ना हुआ मान लो, तो नहीं आएगा, ये फोटोन एब्जॉर्ब नहीं करेगा पहला वाला, है ना। तो ये वाला केस नहीं बनेगा, मतलब जंप वाला केस नहीं बनेगा, ठीक है। यस सर। ये एक लिमिटेशन है। भाई एनर्जी गैप तो डिपेंड यस। करता है ना, आपने देखा भी पढ़ोगे जब आगे आप, तो लाइमन बार्मर सीरीज जो आपकी होती है, तो एनर्जी गैप फिक्स होते हैं ना आपके, ऐसा थोड़ी था कोई भी एनर्जी गैप मिल जाएगा आपको। हो सकता है यस। आपका एक एनर्जी गैप 2.4 हो, अगला एनर्जी गैप जो है मान लो 3.7 हो, ये भी तो हो सकता है कि 3.5 हो ही ना बीच में, पॉसिबिलिटी है ये। ऐसा हो सकता है। तो ये एक कंडीशन है कि ये होना चाहिए तब जाके होगा, ये एक लिमिटेशन है। जैसा मिनिमम एनर्जी मिलनी चाहिए वो तो उसमें। एग्जैक्टली मतलब ना तो उससे ज्यादा ना उससे कम, अगर ज्यादा मिलेगी तो भी प्रॉब्लम है। मैंने ज्यादा मिलेगी तो या तो फिर अगली ऑर्बिट में पहुंचे वो, और या फिर वो कर जाए, इनफाइनाइट पे पहुंच जाए। मान लो यहाँ पे 3 एनर्जी गैप 3.5 है, मान लो 3.7 है ये, या मान लो 2.4 है, और अगला वाला एनर्जी गैप मान लो 3.7 है, तो 3.5 से इसका कुछ होना नहीं है, ना तो यहाँ पहुंचेगा ना यहाँ पहुंचेगा, है ना। तो ये भी यस बेकार हो जाएगा इसके लिए। तो एक कंडीशन ये भी है, लिमिटेशन यहाँ पे, ये अनस्टेबल तो कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन एनर्जी जंप नहीं करा सकता केवल कि जंप हो जाए। दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी, या इनफैक्ट तीसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि इलेक्ट्रॉन जंप करने के बाद वापस आ जाता है अपने ऑर्बिट में विद इन 10⁻⁸ सेकंड में। तो ये काम जो होना चाहिए अगला फोटोन गिरने में और पहले फोटोन में, बहुत कम अंतर होना चाहिए, नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन वापस जंप कर जाएगा यहाँ पे अपनी ऑर्बिट में, तो फिर दोबारा आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, है ना। तो तब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर ऐसा हो जाए बिल्कुल, कि बिल्कुल टाइम गैप भी सेट हो जाए, वो इलेक्ट्रॉन जंप भी कर जाए, टाइम और स्पेस भी सिंक्रोनाइज हो जाए, तब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो कुल मिला के हम लिखते हैं कि नॉट पॉसिबल, सर हम देखें, ठीक है। अगर हम इसे लैब में करने की कोशिश करें प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हम्म। क्योंकि टाइम और मतलब स्पेस का एक्यूरेसी। प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है ना, मतलब लाखों करोड़ों भेजोगे तब जाके हो सकता है एक आधा कोई ऐसा हो जाए,
प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सो फिर तो बोल सकते हैं तो Statistically एक तो सब हो कंटिन्यूअस सकता है बीम वैसे। ऑफ लाइट हो। हाँ मैंने कंटिन्यूस अपने करोड़ों आप फोटोन मारो उस पे, तो हो सकता है कि वो 2 की जगह आप 1 करोड़ भेज दो, तो हो सकता है वैसे प्रोबेबिलिटी बन जाएगी जंप कर जाए, है ना। लेकिन अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, तो हम लोग ये बोलेंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, ओके। Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट समझ में है सबको जो मैंने डिस्कस किया यहाँ पे, लिमिटेशन जो है, क्योंकि आगे अभी हम पढ़ेंगे आगे तो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, वहाँ पे सब जरूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की, इनकी। तो ये क्लियर हो रहा है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं सीधा बोल दिया मैंने। क्लियर है ना सबको, ये पढ़ा हुआ है सबने, तो बेसिक तो आइडिया हो गई। Yes, sir. ओके, अगला क्वेश्चन है द कैथोड ऑफ एन फोटो इलेक्ट्रिक सेल is changed such that the work function changes from W1 to W2, W2 more than W1 if current before and after change are I1 and I2 and H nu is more than W2, then क्या होगा I1 और I2 में रिलेशन? I1 इक्वल टू I2, I1 मोर देन I2, I1 लेस देन I2, I1, ये रिलेशन दे रखे हैं, तो क्या होना चाहिए? कैथोड चेंज किया आपने, प्लेट, मेटल प्लेट चेंज की है, such that the work function changes from W1 to W2, W2 is more than W1, current before and after change are I1 and I2 and this is this, then क्या होगा? क्वेश्चन सबको क्लियर होगा मेरे ख्याल से। Yes, sir. सो इसमें जो आपने लास्ट कंडीशन लिखी है एच म्यू, वो क्या है? एच न्यू मतलब जो फोटोन गिर रहे हैं उनकी अच्छा एनर्जी एनर्जी, अच्छा इंसिडेंट ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी। हाँ ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि रुक गया, वो प्रोसेस रुक जाएगा ना अगर वर्क फंक्शन से कम होगा। यस। तो क्या होना चाहिए? सेम। सेम I1 इक्वल टू I2, रीजन क्योंकि Sir, करंट जो है independent इंटेंसिटी होता पे है. डिपेंड करता है। करंट डिपेंड नहीं होता, है ना, क्योंकि बाकी चीजें सेम, मतलब उसने, मैंने बाकी तो कुछ चेंज किया नहीं, इंटेंसिटी तो वही होगी जो आ रही होगी पहले। इंटेंसिटी। हाँ तो अगर इंटेंसिटी सेम है और वर्क फंक्शन से ज्यादा, इसका मैंने थ्रेशोल्ड से ज्यादा वो है एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन तो उतना ही निकलेंगे बराबर, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्योंकि अगर ज्यादा है वर्क फंक्शन से, और बराबर निकलेंगे क्योंकि इंटेंसिटी सेम है, तो बराबर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो करंट सेम होगा, तो आंसर विल बी I1 इक्वल टू I2। ये क्लियर हुआ सबको, किसी को डाउट तो नहीं है? Clear है, sir. ओके, अच्छा क्वेश्चन था ना, सोचने वाला थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, when monochromatic point source
of light is at a distance from a photoelectric cell the saturation current and cutoff voltage are 12 milliampere and 0.5 volt if the same source is placed 0.4 meter away, then saturation current and cutoff voltage are respective. क्या आंसर आएगा? Answer. 3 milliampere and 0.5 volt. Yes. 3 milliampere 0.5 volt. 3 milliampere 0.5 volt. क्लियर है सबको ये? इसमें कट ऑफ पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपने जो डिस्टेंस अगर चेंज करोगे तो सोर्स से तो क्या होगा? अगर आप डिस्टेंस को डबल करोगे तो आपका जो फोटॉन्स है वो आई स्क्वायर इनवर्सली डिपेंड करता है आपका इंटेंसिटी जो होती है इसकी। तो अगर डबल डिस्टेंस करोगे तो इंटेंसिटी 1/4 रह जाएगी, तो फोटोन 1/4 ही आएंगे। पहले 100 आ रहे होंगे, 25 आएंगे केवल। तो जब 25 यहाँ पे गिरेंगे, तो मान लो 100 गिर रहे हैं और यहाँ 25 गिर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी कम निकलेंगे, उतने ही 1/4 निकलेंगे। तो करंट कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो करंट हमारा 1/4 हो गया। और फोटोन की एनर्जी क्योंकि सेम है, तो एच न्यू सेम है, वर्क फंक्शन सेम है, मेटल प्लेट सेम है क्योंकि, तो फिर तो जो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी मैक्सिमम। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम आएगा या कट ऑफ वोल्टेज भी सेम आएगी, तो वो सेम रहेगी। तो इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये सेम रहेगा, ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा किसी को? क्लियर है सर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। द वर्क फंक्शन फॉर मेटल में ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में, phi A, phi B, phi C are respectively 1.92 electron volt, 2.0 electron volt, 5 electron volt. So according to the Einstein's equation, the metal which will emit photoelectron for a radiation of wavelength equal to 4100 angstrom is R. कौन कौन से होंगे? तो एक होगा या ज्यादा होंगे?
बताओ। A and B. A and B. A and B. A and B आ रहा है। ओके, बाकी लोग भी देखो क्या आंसर आ रहा है। इसकी एनर्जी निकाल लेते हैं। उससे देख लो निकाल के कितना आ रहा है। A and B. ए एंड बी आ रहा है, तो सबका आ रहा है ए एंड बी आंसर। डन सबका, या टाइम चाहिए, कुछ कर रहे हो अभी? सर टाइम चाहिए 1 मिनट। अच्छा, करो करो। सर ये कितना आ रहा है? एनर्जी कितनी आ रही है पता नहीं, कितनी निकाली आप लोगों ने? सर 3 समथिंग आएगी। Yes, sir. 3 से थोड़ी ज़्यादा आएगी। 3 से ज्यादा आ रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। निकालो फटाफट। यस सर। हो गया? सर मैंने अभी जूल में निकाली है। इसका शॉर्टकट क्या होता है? 1240 होती है नैनोमीटर में अगर करेंगे तो। 1254। कितनी? 1224 है 40? 54 होते सर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर ऐसे होती है ना ये। तो अगर इसको नैनोमीटर में पुट करें कितनी दे रखी है आपको? 4100 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। 10 टू पावर माइनस 10, 10 टू पावर माइनस 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। तो ये नैनोमीटर हो गया। शायद। ये तो कट गया। 410 हो गया, 1240। तो यहाँ से कर लेंगे डायरेक्ट, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना?
3 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वैल्यू होती है, ये एससी की। तो यहाँ से हमारा जो वर्क फंक्शन है 3 से ज़्यादा आ रहा है, तो यानी ये तो निकल जाएगा, ये निकल जाएगा बाहर, ये नहीं निकलेगा, तो ए एंड बी इज द आंसर। ठीक है कृष्णा, क्लियर? सर 1254 होती यस है सर। 1254। अच्छा, पता नहीं एग्जैक्टली कितनी लिखी किताबों में, जो मेरे को 1240 निकाला हुआ है उन्होंने अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू जो लिखी हुई है, निकाल के देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलो आगे चलें। तो शॉर्टकट ध्यान रखना ये जो है, ठीक है, नहीं तो लंबा हो जाएगा, कंपटीशन में मत कर देना, टाइम नीट वालों को वैसे नहीं मिलता टाइम। यस सर। ठीक है, टाइम की वजह से तो मारे जाते हैं नीट वाले, क्यों मारे जाते हैं? फिजिक्स पहले तो सबसे पहले फिजिक्स की वजह से मारे जाते हैं मोस्टली बच्चे, और फिजिक्स में भी टाइम की वजह से मारे जाते हैं। तो सर बायो में कवर हो जाता है। डिपेंड करता है ना, कई बच्चे बायो में गलत कर वो कर देते हैं, टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, तो फिर फिजिक्स में फंस जाते हैं। जब मान लो आपने बायो में कितने मिनट लोगे बायो में? सर 35 के करीब ही लेने हैं। अगर 35 में करे चलो ठीक है, फिर केमिस्ट्री सर उसमें तो लगेंगे 50 मिनट्स। मान लो 50, फिर कितना बचा? 10 मिनट ये बचे, 25 मिनट ये बचे, और 60 मिनट ये बचे, इतना टाइम बचेगा आपको, है ना? सर 25 मिनट में हो गया हमारा, 70 मिनट में फिजिक्स। लेकिन 70 में वही है ना, बच्चे फिजिक्स कर नहीं पाते ना, कि टाइम ज़्यादा ले लेते हैं यहाँ पे, तो वही तो प्रॉब्लम है। सर मैक्सिमम 80 मिनट लगेंगे, तो भी तो 15 मिनट बचेंगे। नहीं ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, होता क्या, यहाँ पे कई बार बच्चे टाइम ज़्यादा ले जाते हैं, यहाँ 45 हो जाता है, और यहाँ पता चला यहाँ लग गया 55, और फिर गिर गया वहाँ पे, फिर फिजिक्स आ गई टफ, तो ये भी होता है। सर पहले फिजिक्स नहीं करनी होती सॉल्व? नहीं, यूजुअली नहीं करनी होती, क्योंकि फिर वो रहता है ना आपको, मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, पहले बायो करो, केमिस्ट्री करो, फिर फिजिक्स करो, लेकिन बहुत फास्ट करो ताकि फिजिक्स के लिए टाइम बच जाए। ओके सर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर मैंने तो सिर्फ एक ही बार बायो पहले किया, बाकी तो हर बार फिजिक्स। हाँ लेकिन मैं तो सजेस्ट ये करूँगा, मतलब तो सर अगली बार से वही पहले करूंगा बायो। पेपर हो जाता है आपका कंप्लीट टाइम पे। यस सर। यहाँ पे एक्चुअली आपको ओएमआर नहीं भरना पड़ता ना, यस सर इसीलिए। वो टाइम बच जाता है। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज, आंसर आपको एच सी की टर्म में बताना है। मैंने एच सी ऑप्शन में एच सी दिया हुआ है, मैं एक ऑप्शन लिख देता हूँ, ऐसे दिए हैं ऑप्शन, 10⁻⁶ जूल, ऐसे ऑप्शन है। An metal surface is illuminated by light of wavelength 400 nanometer
and 250 nanometer. The maximum velocity of the photoelectron emitted are V and 2V. The work function of the metal is डन सर। डन। क्या आंसर आया? वही क्या? कौन सा? 2hc into 10⁻⁶। जो दिया हुआ ए ऑप्शन है। यस। ठीक है, बाकी लोग देखो, बाकी लोगों का आ रहा है। डन सर। डन। यहाँ पे mv² को एलिमिनेट करना है हमें ना, तो sc/λ1 इक्वल टू 5/1 प्लस हाफ mv² होता है। आपको mv² नहीं चाहिए आंसर में, तो इसको एक तरफ ले आते हैं, 5/1 को ऐसे लिख देते हैं, तो फिर ये हो जाएगा। अगले केस में ये हो जाएगा sc/λ2 माइनस 5 तो सेम रहेगा, हाफ mv², दोनों को कर दो डिवाइड, m से m कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, v2 में रिलेशन भी है, v1 v2 में v और 2v है, तो ये v², ये 4v का स्क्वायर, तो 1/4 आ गया। यहाँ से सॉल्व कर लो बस अब। फाइव को इधर ले आते हैं, तो 4/5 प्लस 3/5 आ गया ये, इक्वल टू 4 sc/λ1 माइनस sc/λ2। बस इसको सॉल्व कर लो, 3 से डिवाइड कर लो, फिर sc तो कॉमन ही आ जाएगा, 1/λ1 माइनस 1/λ2, इसको सॉल्व करना है बस। ठीक है, आंसर आया सबका? ये 2sc/10⁶। अब तो कई लोग 250-400 नैनोमीटर, 10⁹ ऊपर आ गया, 250 नीचे 450, 1 मिनट, 4 एक ही जगह पे 4 था ना, यहाँ पे 4 था, ये कॉमन नहीं आएगा बाहर। ठीक है, 4 आ गया, 4 4 4 4 4 4 कब तक 250 ही ना, पहले 400 था, 250। पहले 400 था, फिर 250 था। ऐसे 10⁹ तो है ही ऊपर, है ना, तो ये 450 एलसीएम लोगे तो 1000 आ जाएगा मेरे ख्याल से, या 500 ले लो एलसीएम,
500 लोगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 500 इंटू 10⁹ HC/3, 3 से 3 कट गया। अब सॉल्व कर लो जो भी आ रहा है। 10⁶ इंटू 10⁻³ करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे SC आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको? निकाल लिया सबने यस या कोई Yes, अटका हुआ है sir. अभी? निकाल लिया। ठीक है, तो ट्राई करना है आपको शॉर्टेस्ट जो भी इसमें तरीका हो ना, देखो जो भी मॉडर्न फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन है, इनमें शॉर्टेस्ट तरीका आपको ढूंढना है कोई भी। तो ट्राई ये करना है कि जो एलिमिनेट हो जाए, डिवाइड हो जाए चीज़ें, कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। मैंने बिल्कुल लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन किया आके, तो ट्राई करो कि मिनिमम कैलकुलेशन हो तो आपको जल्दी आंसर आएगा और गलतियाँ भी कम होंगी। तो बस ये यहाँ पे मेन पॉइंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस। मैं सीधा लिख लेता हूँ, मेटेलिक सरफेस है ये। वर्क फंक्शन h/0 if photon of energy to h/0 fall on the surface, the electron comes out with maximum velocity of 4 into 10⁶ meter per second when photon energy increases to 5h/0, then maximum velocity of photoelectron will be 8 into 10⁶. इतनी जल्दी क्या? 3 into 10⁶? 8 into 8. नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। 8 into 10⁶ बोला आपने? Yes, sir. हाँ, ये है ऑप्शन में। अभी चेक करते हैं, करो, बाकी लोग भी कर लो तब तक। फोटोन, इसमें शॉर्ट तरीका देखना पड़ेगा, लंबा मत करना। एनर्जी ऑफ मेरी 2 आवाज आ रही h/0 2 h/0 माइनस h/0 इक्वल टू हाफ mv² आएगा मेरे ख्याल से, है ना। अगले केस में आपने कर दिया 5h/0। वर्क फंक्शन सेम है, तो वेलोसिटी हाफ mv² हो जाएगी मान लो। इन दोनों को शायद डिवाइड कर दे, जल्दी हो जाएगा आंसर। h/0 है आपका और ये 4h/0 है। तो ये सोच सकते हैं कि एनर्जी 4 टाइम्स हुई है तो वेलोसिटी डबल हुई होगी, ये भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि v² प्रोपोर्शन टू इसके आ रहा है h/0 यहाँ पे, और यहाँ पे v² जो है 4h/0 के है। तो ये वेलोसिटी यानी यहाँ पे डबल हुई होगी, तभी ये 4 टाइम्स हो सकता है। तो वेलोसिटी को डबल कर लेना सीधा। तो वेलोसिटी कितनी थी आपकी? ये थी। ठीक है, तो ये दोनों क्या इम्प्लाइज कर रहे हैं कि v2 जो है 2v1 है, यानी कि ट्वाइस ऑफ 4 into 10⁶। तो शॉर्टेस्ट तो यही है मेरे ख्याल से। ठीक है, और किसने कुछ लगाया शॉर्टेस्ट से?
या और भी कोई है मेथड? यही है। इट्स ओके। या डिवाइड करके करेंगे फिर? हाँ, या फिर डिवाइड करेंगे तब भी वही आ जाएगा, कट जाएंगे, 1/4 आ जाएगा v1/v2 का स्क्वायर, तो 1/2 हो जाएगा, फिर वो 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर वो आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी इजी क्वेश्चन था, सबने कर लिया होगा। ठीक है, डन। यस सर। यस सर। ओके, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अच्छा, आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू the radiation corresponding to 3 to 2 transition of hydrogen atom falls on a metal surface to produce photoelectron. These electrons are made to enter in a magnetic field of 3 into 10 to power minus 4 Tesla if the radius of largest circular path followed by these electrons is 10.0 mm. The work function of the metal is closest to करो ये क्वेश्चन, इसमें टाइम लगेगा, आराम से करो। जेई मींस का क्वेश्चन है, 2014 का ये।
So fourth option. नो, फोर्थ नहीं है. Second option है सर. Second option. हाँ, सेकंड इज करेक्ट. सेकंड आंसर आएगा इसका. Okay. डन. ओके, सेकंड आ रहा होगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मैं अभी ट्राई करता हूँ, देखता हूँ निकलता. रेडिएशन कोरस्पॉन्डिंग टू, क्या लिखा है, कहाँ गया, ये रहा. क्वेश्चन कहाँ चला गया है, स्क्रीन ही गायब हो गई. आ गई. अच्छा, रेडिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग 3:1 ट्रांजेक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फॉल ऑन द सरफेस. ठीक है, उसकी कुछ एनर्जी होगी, वो इस पे गिरा, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड में गया, फिर उसकी रेडियस आई, उससे आप वर्क फंक्शन निकालना चाह रहे हो. तो एच न्यू जो आया होगा, क्या हुआ भाई,
ओके, क्वेश्चन हो गया सब लोगों का? इसमें कुछ एरर आ गया था बीच में। डन है सबका? नो सर अभी नहीं हुआ। अभी भी नहीं हुआ तो काफी टाइम हो गया। मैं पहले लिखता हूँ डाटा क्या क्या था हमारे पास। हमारे पास डाटा था कि 3 to 1 रेडिएशन है, ये गिर रहा है हाइड्रोजन एटम का मेटल सरफेस पे, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन को आप मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया तो लार्जेस्ट जो रेडियस आ रही थी वो आपके 10 mm आ रही थी। आपको वर्क फंक्शन बताना था, इसका वर्क फंक्शन फाई कितना है। तो यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस से हम एनर्जी रिलेट कर सकते हैं इसकी, और वहाँ से फिर हम वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं। तो जहाँ से रेडिएशन गिरा है इसमें, एच न्यू में से जो एनर्जी निकली होगी वो हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होगी। एक रिलेशन तो ये बनेगा हमारा। दूसरा रिलेशन यहाँ पे हम बनाया अगर, तो रेडियस ऑफ द पाथ जो होती है एम बी बाई क्यू बी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये एनर्जी पता है, ये हमें निकालना है, और हमें ये पता है, ये पता है, क्यू बी पता ही होता है इलेक्ट्रॉन का। तो किसी भी तरीके से हम अगर एम बी पता होता है, यानी हमें वी को एलिमिनेट करना है कुल मिला के यहाँ पे, तो हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, मोमेंटम को लिख सकते हैं 2m k बाई क्यू बी, ये आपको पता होगा फॉर्मूला, हमने यूज़ किया था, यस। ठीक है। तो यहाँ से फिर हमारा क्या आ गया, आर क्यू बी का स्क्वायर इक्वल टू 2m k आ गया, 2m को अपॉन में ले आओ, तो क्यू आर बी का स्क्वायर बाय 2m इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। देखो फिर ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी कैलकुलेशन कम से कम हो, मैं ट्राई कर रहा हूँ, जहाँ तक जरूरत नहीं होगी मैं नहीं करूँगा कैलकुलेशन। काइनेटिक एनर्जी मेरी ये आई, इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्यू आर बी का स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 2m, ये पूरी काइनेटिक एनर्जी है, इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू जो एनर्जी होती है 3 से 2 ट्रांजिशन, तो कितनी होती है वैल्यू है? इसको लिख सकते हैं आर इंटू 5/9, 5/36। अच्छा, नहीं डायरेक्ट नहीं कर सकते। सेकंड वाले में कितनी है, थर्ड और सेकंड में कितनी कितनी एनर्जी होती है? पहले में 13.6 होती है, अगले वाले कितनी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी? उसे 4 से डिवाइड कर दो। हाँ 4 से डिवाइड कर दो, से तो कितनी आएगी वैल्यू अगले वाले में? इस सेक्शन में सॉल्व करें। 3.4। 3.4, फिर क्या आती है 1.85, 81 आती है, कितनी आती है? 0.85। 0.85 सॉरी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी ये, तो ये हमें पता है, यानी माइनस वर्क फंक्शन, तो इसे सॉल्व करके हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू, ये इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि सारी चीज़ें जूल में वो ऐसा यूनिट में आपकी, बाकी सब वैल्यू पुट करो, क्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू, बी की वैल्यू, एम की वैल्यू, तो फाई आ जाएगा हमारा। तो एक बार कैलकुलेशन करनी है केवल हमें यहाँ लास्ट में फाइनली। निकालो फटाफट आंसर। ये हमने जो एनर्जी लेवल लिया है, एक शायद हमने मिस किया ना, आपने 1.51 वाला भी तो था एक, 13.6, अगला जो होगा आपका वो होगा इसका डिवाइड बाय 4, 3.4 होता है, 1.51 देख रहे हैं। ये वाला होता है ना, हमारा ये मिस किया है। फिर 0.85 इसके बाद आता है, तो इन दोनों का गैप लेंगे, तो यहाँ पे ये 1.51 आएगा, है ना। 0.85 होता है, फिर 0.51 के आसपास आता है मेरे ख्याल से अगला।
ठीक है, 5 4 आएगा। तो ये लेना है एनर्जी गैप। कर लो फटाफट सॉल्व, कितना वैल्यू आ रही है जल्दी रखो। 5 कितना आ रहा है, 3.4 माइनस 1.5 1 इंटू 1.6 टेन टू पावर माइनस 19 हो जाएगा ये, माइनस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर, ये पूरी पार्टी यहाँ आ जाएगी, इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है पूरे को। इसमें से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख देते हैं ना, क्योंकि ऑप्शन से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं, इसका एक क्यूब हटा देते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। यस। ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये भी कर सकते हो। तो फिर आपका आ जाएगा 1.3.40 1.51। मुझसे कराओगे सारी कैलकुलेशन है, अब तक आंसर आया नहीं। 13 में से 5 गया 8, 1.9 ले लीजिए सर। 1.9 ले लें, 1.9 ले लेते हैं। माइनस में क्यू, तो एक क्यू बचेगा, 1.6 टेन टू पावर माइनस 19। 10 mm थी यहाँ पे, mm मतलब होता है 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। 10 mm है तो माइनस 2 का स्क्वायर। बी कितना दिया हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड वाज 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, तो 9 इंटू 10 की पावर माइनस 8। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है आपका 9.1 टेन टू पावर माइनस 31। सर मेरा 0.8 आ रहा है। 0.8 सी आंसर। आंसर क्या दिया था इसका, इसका आंसर दिया हुआ है 160 का बी, 1.1 है आंसर। से 0.8 इसकी वैल्यू आएगी। ये वैल्यू आ रही होगी 0.8 की। अच्छा यस सर, यस सर। हाँ, नीचे 2 से डिवाइड नहीं करा आपने, 2 है ना। अच्छा ठीक। पेपर में पता है ऐसे करोगे तुम लोग, 0.8 आएगा लगा के आ जाओगे सी आंसर। ऐसे भी करते हैं बच्चे, पूरा नहीं करते, फिर कहते रहे हो तो मैं डालना भूल गया। तो 1.1 आ जाएगा, ठीक है डन। अब तो यस सर। चलो देखा, हमने शॉर्ट तरीके हमने लगाया, जैसे 1.6 को हटा दिया, क्यू को हटा दिया, तो सब तरीके आपको आने चाहिए। ये 9 भी फटाफट कैंसिल हो जाएगा 9.1 से। इसको भी अप्रोक्सीमेटली कैंसिल कर सकते हो, हाँ सही बात है, तो फिर इजी हो जाएगा काफी। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, ये मजेदार क्वेश्चन है। पिछला वाला सबका डन है, किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, अगला क्वेश्चन है देखो, उसको पूरा लिख देते हैं क्वेश्चन को। अ फोटोन collides with a stationary hydrogen atom in ground state inelastically। कई सारी बातें बोल दी इसने। एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग फोटोन इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आफ्टर अ टाइम इंटरवल of order of microsecond, another photon collides with same hydrogen atom inelastically। ये एटम रुका हुआ है, ठीक है, मूव नहीं कर रहा, तो इस पर कोई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह वो सब नहीं लगाना, रुका हुआ है। विद एन एनर्जी ऑफ 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
what will be observed by the डिटेक्टर. डिटेक्टर क्या ऑब्जर्व करेगा? पहला ऑप्शन 2 photons of energy 10.2 electron volt, 2 photons of energy 1.4 electron volt, 1 photon with energy 10.2 electron volt and 1 electron with energy 1.4 electron volt, या फिर 1 photon with energy 10.2 electron volt and another photon with energy 1.4 electron volt. क्या ऑब्जर्व करेगा डिटेक्टर? The third option. Third, 1 photon of energy 10.2 electron volt, 1 electron of energy 1.4, 15, 13.6, 15, 4. हाँ सही लग रहा है. बाकी लोग भी सोचो क्या होना चाहिए. डन सर. डन. अच्छा, मंडे को तो हो पाएगी ना मुझे. जबकि मंडे आएगा एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग फोटोन इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरे वाले की है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और टाइम गैप पे माइक्रो सेकंड में. तो 10.2 से क्या होगा? ये एब्जॉर्व करेगा नहीं करेगा? नहीं कर नहीं पाएगा. होगा. नहीं, एब्जॉर्व तो कर लेगा ना. फोटोन को तो एब्जॉर्व करके इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा ना ऊपर यहाँ पे. सब पर जंप कर देगा लेकिन माइक्रो सेकंड में टाइम लगता है. 13.6 इलेक्ट्रॉन मतलब वोल्ट चाहिए ना. बिल्कुल 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है पहली दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस होता है. तो यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा 10.2 लेके और जब तक ये अगला वाला गिरेगा तब तक ये वापस आ चुका होगा यस. क्योंकि ये 10⁻⁸ में वापस आ जाता है और आपने गिराया 10⁻⁶ में अगला फोटोन. तो वो यहाँ पे गिरेगा बेसिकली, है ना. तो जब ये वापस जंप यहाँ पे जंप करेगा वापस तो क्या करेगा उस टाइम पे? फोटोन इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा या फोटोन एमिट करेगा ये बोल सकते हो. तो एक फोटोन का एमिट करेगा और इसकी एनर्जी कितनी होगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एमिट करेगा. इतना क्लियर हुआ सबको पहले स्टेप में? यस सर. ठीक है. अगले स्टेप पे क्या हुआ? फिर इस पे दोबारा गिरा एक और फोटोन आ गया. अब की बार 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गिरा. तो अब क्या होगा? ये बाहर निकल जाएगा इसको क्योंकि इसको 13.6 चाहिए थी, आपने दे दिया 15, तो ये बाहर निकल आएगा इलेक्ट्रॉन. और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इतनी होगी, 1.4. ये होगी. तो डिटेक्टर क्या देखेगा? एक तो इलेक्ट्रॉन बाहर आया इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और एक फोटोन बाहर आया इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का. तो इट विल डिटेक्ट 1 फोटोन एंड 1 इलेक्ट्रॉन. सर ये फोटोन वाला दोबारा बता. क्लियर हुआ सबको ये? सर ये फोटोन वाला दोबारा बता. ठीक है. तो अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था. सर ये फोटोन वाला दोबारा बता. कौन से वाला? दूसरे वाला, पहले वाला स्टेप. देखो पहले तो फोटोन गिरा इस पे, एनर्जी गैप
10.2 का होता है इन दोनों के बीच में, तो 10.2 का फोटोन एब्जॉर्व करेगा और इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ नहीं हुआ अभी। अब ये दोबारा वापस आ जाएगा 10 10⁻⁹ सेकंड में, दोबारा जंप कर जाएगा 8 सेकंड में, जंप कर जाएगा वापस। तो जब ये वापस जंप करेगा तो समय क्या होगा, एनर्जी रिलीज करता है ये, जो हम बोलते हैं लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, वो सब होती हैं। तो एनर्जी रिलीज होती है उसमें। तो जो एनर्जी रिलीज होती है क्या होगी, फोटोन होगी। उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, इतना इनका डिफरेंस होगा, यानी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फोटोन इसने एमिट किया इलेक्ट्रॉन ने। ये क्लियर हुआ इतना? यस। ओके, अब क्या बोला उसने कि एक और फोटोन आके गिरा, तो 10⁻⁶ सेकंड बाद, 10⁻⁶ सेकंड में वापस आ चुका होगा। अब इस पे फोटोन आके गिरा जिसकी एनर्जी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे एनर्जी होती है -13.6। तो अगर आप इसको 13.6 देते तो इन्फिनिटी पे चला जाता विद जीरो काइनेटिक एनर्जी, लेकिन आपने दे दी 15, तो ज्यादा दे दी आपने तो। और तो क्या होगा, इसकी जो एनर्जी होगी इन्फिनिटी पे कुछ बच जाएगी। तो कितनी बचेगी इसकी इन्फिनिटी पे, 15 माइनस 13.6। भाई आप 13.6 से अगर ज्यादा दोगे तो निकल जाएगा ना बाहर, मिनिमम 13.6 चाहिए से। आपने दे दी 15, तो 1.4 बच जाएगी इसकी। तो फाइनली एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर होगा जिसकी एनर्जी होगी 1.4, और किस फॉर्म में होगी ये, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और एक ऑलरेडी फोटोन आ चुका होगा 10.2 का। तो आंसर हो जाएगा, एक फोटोन आप ऑब्जर्व करोगे और एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करोगे। क्लियर हुआ? डाउट क्लियर हुआ? किसने पूछा था ये? यस सर। अनस, क्लियर हुआ आपको? यस सर। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये? नहीं था? इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? ये क्वेश्चन जेई मेंस का है और ये क्वेश्चन जेई एडवांस का है, मैंने आईआईटी का है तो स्क्रीन का वो भी, क्या, लेकिन आईआईटी ने बनाया था। दोनों फर्क क्या क्वेश्चन में? थिंकिंग का। थिंकिंग का। ये जो है, ये दो क्वेश्चन को मिला के क्वेश्चन बनाया गया, 2 या 3 क्वेश्चंस को, फॉर्मूलों को मिला के मतलब। और ये जो है 2 या 3 कंसेप्ट को मिला के क्वेश्चन बनाया गया है। तो आईआईटी जब क्वेश्चन बनाती है तो कॉन्सेप्ट को मिलाती है, और जेई जब क्वेश्चन को टफ करती है तो फॉर्मूले मिला देती है। एक से आपने दूसरा लगाया, दूसरे पे तीसरा लगाया, कैलकुलेशन बड़ी कर दी, तो क्वेश्चन टफ बना दिया। यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी नहीं करेंगे, यहाँ थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा हार्ड कर देंगे कि आपको सोचना पड़ेगा एक लेवल पे जाके। तो ये दोनों में फर्क है। डिफरेंस क्लियर हुआ सब? क्या डिफरेंस है दोनों में? यस सर। है ना? तो यही फर्क है आईआईटी में और ऐसे यहाँ पे लिखा तो है नहीं कि जो हाइड्रोजन जी। एटम मूव नहीं कर रहा, तो जब फोटोन उस पर कोलाइड करके उसमें इलास्टिकली स्टिक करेगा तो हाइड्रोजन एटम पे भी थोड़ा मोमेंटम आ जाएगा, थोड़ी स्पीड आ जाएगी। आएगा नहीं क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेंगे ना वहाँ पे। नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज बन जाएगी, फिर तो क्वेश्चन निकालना डिफिकल्ट काम हो जाएगा, है ना? तो इसलिए शायद उसका मोमेंटम आपको देखना पड़ेगा, फिर कंजर्वेशन मोमेंटम लगाना पड़ेगा। हो सकता है मतलब उनको बोलना पड़ेगा कि रुका हुआ है बिल्कुल ही, मतलब ने उसे रोका हुआ है ना, फिक्स हाइड्रोजन एटम बोलना चाहिए, ऐसा कुछ। हालांकि वो सही बोल रहा है, वैसा भी हो सकता है। ठीक है, यस सर। चलो वो वट एवर इट इज, तो ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। अब एक क्वेश्चन करते हैं एम्स का। अगला क्वेश्चन मेडिकल वाले करें कि आईआईटी का तो करा दिया, हमारा तो करा दो। अगला क्वेश्चन जो है एम्स में 2 बार आया और सीपीएमटी में 1 बार आया। अच्छा, ये भी ठीक क्वेश्चन है। अब देखो एम्स वाले क्या करते हैं। इन अ फोटो emissive cell with exciting wavelength lambda, the fastest electron has speed v. If the exciting wavelength is changed to
3 lambda by 4, the speed of the fastest emitted electron will be, पहला ऑप्शन। इसके ऑप्शन से टफ बना है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है लेकिन ऑप्शन उन्होंने ऐसा बनाया कि थोड़ा सा टफ हो गया। ये ऑप्शन है हमारे पास। Fourth option. Fourth option, more than 4 by 3. Hmm. D answer correct.
इसमें अच्छी खासी कैलकुलेशन सोचना पड़ेगा सबको। Wavelength lambda, fastest electron has speed. This exciting wavelength is changed to 3/4 by lambda. Speed of the fastest electron emitted will be. तो आपने जो वेवलेंथ यूज की है वो SC by lambda मान लेते हैं हम, माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अगले केस में आपने इसको किया SC by 3 lambda by 4 माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू हाफ mv2 का स्क्वायर। स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी, अब आपको उसका रेशो बताना है क्या होगा। डिवाइड कर लेते हैं दोनों को, डिवाइड करेंगे तो SC by lambda माइनस 5 और ये हो जाएगा 4 SC by 3 lambda माइनस सर 5। डिवाइड ना करूं, बोलो क्या बोल रहे हो। करेंगे तो वर्क फंक्शन फंस जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लो। यस सर, सब्ट्रैक्ट करके ज़्यादा सही है। दोनों से हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके अगर मैं करूंगा तो वर्क फंक्शन हटाओगे V21 माइनस V1, नहीं इससे रेशो आ जाएगा। देखो रेशो से कंपेयर कर सकते हो ना कुछ, इसको मैं V1 बाई V2 का स्क्वायर कर सकता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा V1 बाई V2 का स्क्वायर आ जाएगा ना, एक रेशो आ जाएगा, या V2 बाई V1 का रेशो आ जाएगा। तो V1 बाई V2 का जो स्क्वायर आ रहा है वो ये आ रहा है आपका SC बाई लैम्डा माइनस 5 डिवाइड बाय 4/3 था, 4/3 SC बाई लैम्डा माइनस 5। मुझे V2 चाहिए, V2 कितना है ना, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा, पहले तो रूट कर लेंगे इसे, तो V2 इक्वल टू V1 इंटू रूट ऑफ 4/3 SC बाई लैम्डा माइनस 5। लेकिन ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, एक मिनट ऑप्शन चेक कर लेते हैं पहले, किस तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। V इंटू 4 की पावर, ठीक है, तो 4/3 कॉमन ले लेते हैं, तो V इंटू 4/3 अगर कॉमन ले लूँ यहाँ से तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा SC बाई लैम्डा माइनस 3/4 5 और ये हो गया SC बाई लैम्डा माइनस 5। ठीक है, ये बना। अब इसमें अगर देखूं तो क्या बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर बड़ा है। न्यूमरेटर। ये बड़ा है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर होता है, तो यहाँ पे ये माइनस, इसमें क्या बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है ना, वेट डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आपने जो किया 3/4 5 से किया और यहाँ पे 5 से किया है, ज़्यादा से माइनस किया है, ज़्यादा से माइनस करेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, तो यानी ये चीज़ छोटी है डिनोमिनेटर वाली। तो अगर ये चीज़ छोटी है तो पूरे का पूरा रेशो क्या होगा, मोर देन 1 आएगा ये रेशो, दिस यस रेशो सर। है ना, पूरा रेशो जो होगा मोर देन 1 होगा। तो अगर ये रेशो मोर देन 1 होगा तो ये पूरी वैल्यू जो होगी ये मोर देन होगी V की पावर 4/3 की पावर 1/2 से, तो यानी V2 जो होगा इट विल बी मोर देन V रेज टू पावर 4/3 पावर हाफ, डी ऑप्शन। क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा इन्होंने देखा है कि आप एडजस्टमेंट कितना कर सकते हो, मैंने फॉर्मूले कितने सेट कर सकते हो ढंग से, तो यहाँ पे ऐसा टफ किया गया क्वेश्चन को। तो ये भी हो सकता है, जेई मीन्स में भी कर सकते हैं काम, जेई मीन्स वाले भी करते हैं इसे। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया सबको। यस सर। चलो अब फटाफट से जो है थोड़ा फोटोन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर ब्रेक ले लेते हैं। तो फोटोन का पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्या क्या वो होती है प्रॉपर्टीज और उसकी एक दो क्वेश्चन, और फिर ब्रेक करते हैं। तो यहाँ तक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा हो गया है, आई थिंक हमने क्वेश्चन कर लिया था, अब सबको क्लियर हो गया होगा। तो फर्क तो था इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स के फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, आई थिंक। सर इस क्वेश्चन में अगर काइनेटिक एनर्जी पूछी होती तो आसानी से निकल जाती। हाँ, काइनेटिक एनर्जी अगर होती तो V स्क्वायर का फंक्शन था तो इजी था। यस सर। बिल्कुल ठीक है। चलो तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी ठीक हो गया हमारा, बढ़िया हो गया ना अब तो। यस सर। चलो अच्छा, हमने प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चंस की। तो फोटॉन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो फोटोन आपको पता है कि एक फिनोमिना है, मतलब एक तरह का, किसी ने देखा तो नहीं है लेकिन एक फिनोमिना है। आप ऐसे मानते हो कि फोटोन जो है, लाइट जो होती है जब पार्टिकल की तरह बिहेव करती है तो एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, तो उनको फोटोन बोलते हैं, है ना, क्वांटा या पैकेट ऑफ एनर्जी, उनको फोटोन बोलते हैं। फोटोन की जो एनर्जी होती है, तो पैकेट ऑफ एनर्जी एक तरह से बोल सकते हो। पार्टिकल नेचर को वो करते हैं, उससे मैंने ड्राइव होते हैं पार्टिकल नेचर से। फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू, ठीक है, और इसका जो मोमेंटम होता है वो कितना होता है, एच बाय लैम्डा। एच बाय लैम्डा होता है ना, एच बाय लैम्डा इज द मोमेंटम। और लैम्डा कहाँ से निकालते हो, यहीं से निकाल सकते हो, एस सी बाय लैम्डा अगर करोगे तो यहाँ से लैम्डा भी निकल जाएगा। तो एच बाय लैम्डा यानी ई बाय सी भी लिख सकते हो उसे फिर, ठीक है। तो ई बाय सी ऑल्सो इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। तो ये इसके, अगर आपको मोमेंटम पूछेगा तो हम ये यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसका मास क्या होता है फोटोन का, रेस्ट मास? 0। 0। रेस्ट मास 0 मानना पड़ता है, नहीं तो मूविंग मास इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, क्योंकि m इक्वल टू एम नॉट, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, आइंस्टीन की रिलेटिविटी वाली जो इक्वेशन है। तो अगर ये चीज़ आपकी 0 नहीं मानोगे, फाइनाइट होगी, तो जब v इक्वल, पहले तो v इक्वल टू सी अगर होगा, क्योंकि फोटोन लाइट की स्पीड से मूव करता है, तो v इक्वल टू सी होगा तो फैक्टर 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, m नॉट बाय 1 माइनस 1 यानी m नॉट बाय 0 विच इज इनफाइनाइट। तो इसको 0 मानते हैं, फिर नॉन डिटरमिनेंट फॉर्म आ जाती है, तो फिर उसको लिमिट वगैरह लेनी पड़ेगी, तो हो सकता है फाइनाइट आ जाए। तो 0 मानना पड़ता है कि फोटोन का रेस्ट मास जो है 0 है, ठीक है, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, तो यहाँ पे मानना पड़ता है। अच्छा, इसकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होता है वैक्यूम में, डिपेंड्स ऑन द मीडियम, अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होगी, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम रहेगी। हमने पता है कि रेडिएशन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है, फ्रीक्वेंसी रिमेन द सेम, Yes. है ना, तो फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो फ्रीक्वेंसी सेम बट स्पीड एंड वेवलेंथ में चेंज, वो आप ऑलरेडी देख चुके हो, लाइट जब हमने पढ़ी है, तो म्यू से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। अच्छा, कलर किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, वेवलेंथ पे? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी पे, है ना, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जब मैंने आपको उस समय वेव ऑप्टिक, रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था हमने। तो जब फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, तो कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन फ्री वो चेंज हो सकती है, वेवलेंथ। तो ये मैं सोचना कि वेवलेंथ चेंज हो गई तो कलर चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी चेंज होना जरूरी है उसके लिए। तो फ्रीक्वेंसी इज द प्राइमरी थिंग, ठीक है। उसके अलावा फोटोन की जब आप किसी सरफेस पे गिरता है, एक तो फोटोन जो है अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। आपने देखा ये ईएम जो वेव आपका, और हमने भी देखा था कि ईएम जो आपका वेव होता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं करता। तो वहाँ पे हमने रीजन ये दिया था कि उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव फील्ड होते हैं, इसलिए डिफ्लेक्ट नहीं करता। यहाँ पे रीजन ये देना पड़ेगा पार्टिकल में कि फोटोन आपके जो होते हैं इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली न्यूट्रल होते हैं, तो इसलिए वो उसको लिए रिएक्ट नहीं करते, और इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते। तो नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और magnetic field. This imply that photons are neutral, electrically neutral. तो इनमें कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, ठीक है। फोटोन जब किसी सरफेस पे गिरते हैं तो वहाँ पे आपने देखा था मोमेंटम वगैरह जो ट्रांसफर करते हैं, उसका अपनी इक्वेशन वगैरह देखी थी, तो वो सब तो होता है। और
एनर्जी भी ट्रांसफर कर सकते हैं फोटोन अपने। टकराने के बाद क्या होगा, फिर जो दोबारा रेडिएशन बाहर निकलेगा, तो रेडिएशन जो बाहर निकलेगा उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट होगी कुछ, है ना, उसकी इंटेंसिटी भी डिफरेंट होगी और वेवलेंथ भी हो सकता है डिफरेंट हो। तो अगर आप नंबर ऑफ फोटोन निकालोगे जो इंसिडेंट हुए हैं और जो बाहर निकले हैं उन्हें टकराने से पहले और टकराने के बाद रेडिएशन में, वो डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ फोटोन कैन बी डिफरेंट। तो यानी नंबर ऑफ फोटोन जो है कंजर्व नहीं रहते। ऐसा नहीं होता कि अगर 100 फोटोन टकराए तो 100 ही बाहर निकलेंगे, अलग भी हो सकते हैं। तो इट इज नॉट कांस्टेंट। ये जो होता है अलग अलग, उसमें अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जब आपका फोटोन जो टकराएगा, इन फोटोन, अगले पेज पे लिख देते हैं, इन फोटोन पार्टिकल कोलिजन जैसे आपने भी इलेक्ट्रॉन वाला केस देखा था, वो कि फोटोन टकराया लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो फोटोन तो खत्म हो गया, तो कम भी हो सकते हैं। तो द एनर्जी एंड मोमेंटम आर conserved, but number of photon may increases और decreases, दोनों हो सकता है, इंक्रीज भी हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन में इंक्रीजेस और इंक्रीज decreases। कैसे हो सकता है? यार ये तो थ्योरेटिकल है ना, केवल इसमें कोई वो नहीं है कि मैंने, जैसे मान लो रेडिएशन आपका निकला बाहर, अब आपकी नंबर ऑफ फोटोन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, एन एस सी बाई ऐसे करोगे, एच न्यू करोगे, है ना। तो अब मान लो म्यू आपका चेंज ऐसा कुछ हो गया कि ये एन की वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए, मान लो 80 वाट का ही गिरा रेडिएशन और यहाँ से निकला 60 वाट का, मान लो सपोज, ठीक है। लेकिन इसमें म्यू इतना कम हो गया, फ्रीक्वेंसी इतनी कम हो गई कि नंबर ऑफ फोटोन आपको ज़्यादा लेने पड़ेंगे, फिर यहाँ पे मानने पड़ेंगे, मतलब ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ना ये, मैंने फोटो को देखा थोड़ी है कितना क्या है, तो ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो, फ्रीक्वेंसी अगर कम हो जाएगी काफ़ी तो एन को बढ़ाना पड़ेगा बहुत, यस सर, कंजर्वेशन के लिए। कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं दो फटाफट से। फिर मोमेंटम ऑफ फोटोन पूरा लिख रहा है, उसने लिखा है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लिख लेते हैं चलो, ऑफ ईएम रेडिएशन is 3.3 10 to power minus 29 kg meter per second. What is the frequency and wavelength of the wave associated with it? Momentum of photon, single photon की बात चल रही है। Momentum of photon of EM radiation is this. What is the frequency and wavelength of the wave associated with it? फ्रीक्वेंसी कितनी है और वेवलेंथ कितनी है। डन, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैच कर लो आंसर। फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है यहाँ पे 1.5 10 टू पावर 13 हर्ट्ज और वेवलेंथ लिखी हुई है 2 इंटू 10 टू पावर -5 मीटर। यस यस सर। ठीक है, तो निकाल सकते हैं सब लोग। एच बाय लेमडा मोमेंटम होता है, मोमेंटम आपको दिया ही हुआ है, तो एच बाय पी से लेमडा आ जाएगा। एच बाय पी से लेमडा आ जाएगा, पहले तो लेमडा निकाल लो, ठीक है। लेमडा आ जाएगा तो फिर आपको सी पता है तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी।
-29 दिया हुआ ना ये, तो ये आपका क्या आ गया, लैम्डा आ गया, 10⁻5 आ गया, 2 आ गया, 2 × 10⁻5 आ गया है ना। यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, फिर सी इक्वल टू लैम्डा फ्रीक्वेंसी होता है, उसका यूज़ कर लो, वहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। निकालो सब लोग फटाफट, निकालिए सबने। यस सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें या कोई निकाल रहा है अभी? निकाल लिया? यस सर, निकाल लिया। ठीक है, कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ photons emitted per minute by a 25 watt source of monochromatic light of wavelength, लिखा पूरा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, of wavelength 5000 एंगस्ट्रॉम। बस एच की वैल्यू दी, आपको पता ही है एच की वैल्यू तो। क्या कोई डाउट पूछ रहे हैं कुछ? सर पिछली स्लाइड दिखाते नहीं, बोल रहे हैं हो गया? पिछली स्लाइड दिखाते नहीं। पिछली स्लाइड देखनी है? यस सर। अच्छा, ओके सर। हो गया सर। डन। चलो ये निकालो फिर फटाफट। डन सर। डन कितना है? 3.78 10⁻11 21, सॉरी, इतना दिया है। सब ऑप्शंस आसपास हैं। नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बोर्ड का। सर लगभग इतना ही आ रहा है। इतना आ रहा है, देखो बाकी लोग भी मैच करके। पर मिनट ले लिया, 60 सेकंड से मल्टीप्लाई किया, यस सर। फिर तो आना चाहिए आंसर। एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी? 25 एन टाइम्स हो जाएगी ना इसकी, मैंने तो एनर्जी कितनी है? 25 वॉट है आपकी, 25 इंटू टाइम ले लो 60 सेकंड, ये हो जाएगा एन टाइम्स एच सी बाय लैम्डा। या वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जो लगाया था हमने। ठीक है, तो ये आ गया आपका, यहाँ से एन चाहिए मुझे। ये क्लियर है सबको जो मैंने लगाया है फॉर्मूला? इसमें डाउट तो नहीं है? ये तो क्लियर है सर। ठीक है, तो फिर सॉल्व करना है बस अब हमें। सॉल्व कर लो फटाफट से। 10⁸ 26 माइनस का 26, माइनस का 26 में से 10 और चले जाएंगे तो 16 हो जाएगा। 16 ऊपर जो है 10⁻−16, और नीचे से 3 और आ गया, 10⁻−19, 10⁻−19 बचेगा ऊपर, ये बचेगा, ये बचेगा,
नीचे 5 बच रहा है, यहाँ आ रहा 25 × 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो गया सर। हो गया। अब तो मैंने भी कर लिया। नहीं, 20 पंजे 100, 10⁻21 हो जाएगा ये। 25 डिवाइड बाई 6.62, 10⁻21 आ जाएगा लगभग उतना, 3.78 है ना, इसे डिवाइड कर लेंगे। 662, 2500, 6 3 18, 3 दूनी 6, 3 6 18, 19, कितना हो गया, 500 तो हो गया, 500 500 और 14 ही बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 5100 हो गया, 6 8 48 आ जाएगा लगभग 7 8 है ना। डन, सबका क्लियर है ये, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? क्लियर है सर। चलो ठीक है, तो यहाँ पे अब ले लेते हैं ब्रेक, और कितना बज रहा है अभी, 50 हो रहा है, 6-10 पे मिलते हैं सब लोग और आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। ठीक है, डी ब्रोगली वगैरह पढ़ते हैं। ओके सर। चलिए।